हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। मित्रों, आपने जैसे ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ केवल सिंपल सर्किट में ही यूज कर सकते हैं। सिंपल सर्किट जैसे जहाँ पे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ पे ओम्स लॉ यूज करते हैं। कई सर्किट कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं जहाँ पे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिगार्डिंग दो लॉ दिए हैं, एक है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दूसरा किरचॉफ सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो आइए मेरे साथ देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो हम बात कर रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। मित्रों, इसको हम जंक्शन लॉ भी कह देते हैं, जंक्शन लॉ। और इसका एक तीसरा नाम भी दे देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्ट में मैं इसे लिख देता हूं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ ने करंट लॉ के बारे में क्या बताया, देखिए। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और इस नेटवर्क में का ये जंक्शन है। मान लीजिए O इज द जंक्शन। इस जंक्शन में I1 करंट आ रही है, I2 भी आ रहा है और I3 भी आ रहा है, लेकिन I4 और I5 इस जंक्शन से वापस जा रहा है। तो किरचॉफ ने क्या बताया, द टोटल करंट एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा सुनिए। According to Kirchhoff first law, the algebraic sum of the all current meeting at the point of junction in the electrical circuit is equal to 0. Means summation I बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसे हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको मैं लिख भी सकता हूं, देखिए लिख सकते हैं according to Kirchhoff's law, Kirchhoff's first law, the algebraic sum of the all current meeting at the point of junction in an electrical circuit, is equal to 0. That is summation I बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसे हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मित्रों, लॉ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इस लॉ को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ाएं। देखिए, तो हम बात क्या कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन द टोटल करंट इज 0। मींस अब आप देखिए यहाँ पे I1 करंट जंक्शन पे आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है। तो इन करंट्स को हम कहेंगे इनकमिंग करंट। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन करके चलते हैं, फॉर इनकमिंग करंट I की जो वैल्यू होती है उसे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। फॉर इनकमिंग करंट I टेक पॉजिटिव, एंड फॉर आउटगोइंग करंट I टेक नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हो गया। तो अब आप देखिए, पॉइंट O पर 3 करंट आ रही हैं, I1, I2, I3।
तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट्स वाई I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ये I4 और I5 आउट गोइंग है, I4 माइनस I5 बराबर क्या हो गया 0। डेट्स वाई I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गया I4 प्लस I5। तो यहां से भी क्या रिजल्ट मिला, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही वहां से वापस जाता है, मींस टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ लिए जाते हैं। मित्रों एक जंक्शन है, ये मीन्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और यहां से करंट ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा गया और ये कैसे, ये नेटवर्क, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 3 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है, और इस आर्म में 1.5 एम्पियर का करंट है। तो क्वेश्चन कहता है इस वाली आर्म में कितना करंट है। एक बार देखिए डायग्राम को, 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे जा रहे हैं, करंट गया, यहाँ पे फिर अगेन जंक्शन बना, यहाँ पे 1 एम्पियर का, यहाँ पे भी कुछ जाएगा। तो यहाँ से आगे, इस पॉइंट से आगे कितना करंट है, इस आई की वैल्यू क्या है। तो कई ने तो कर लिया होगा सॉल्व, तो देखते हैं। देखिए मेरे साथ, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो इनकमिंग हो गया टोटल 5 एम्पियर। तो इस आर्म में कितना करंट आ गया, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ गया। 5 यहाँ तक आ रहा है, ये 5 एम्पियर हो गया जी यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 इनकमिंग था, 1 यहाँ से गया, तो 5 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 4 होगा क्या, 4। तो इस वाली आर्म में कितना करंट आ गया, 4 एम्पियर। अब आप देखिए, अब यहां से आगे बात करें, 4 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, 1 यहां से चला गया -1, तो कितना बचेगा 3 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एम्पियर आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सॉरी, एक बार देखें, ये कितना यहाँ पे 4 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे 1.5 है, तो 4 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 2.5। तो कितना करंट आएगा, 2.5 एम्पियर का करंट आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़े, तो आगे बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और न्यूमेरिकल इस पे खूब पूछे जाते हैं सीबीएसई में, 3 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और इसे हम कह देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, शॉर्ट में से लिख देते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसे हम मैश लॉ भी बोल देते हैं। तो मित्रों ये होता क्या है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसे एक बार लिख देता हूं पहले। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द टोटल potential drop across the all elements, across the all elements of the closed circuit
जैसे ऑल एलिमेंट्स का मतलब क्या है पहले, जैसे लाइक रेजिस्टेंस, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी ऑल एलिमेंट्स in a closed circuit, closed circuit is equal to the total EMF of the circuit. टोटल सर्किट से मतलब सोर्स, जो सर्किट में जो सोर्सेज है EMF के, उन सब का टोटल EMF is the Kirchhoff's second law, means KVL. एक बार दोबारा समझिए, the total potential drop across the all elements in the circuit is equal to the total EMF of this closed circuit. Means इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, summation IR potential drop across the resistors बराबर क्या होगा, total EMF. दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ. मित्रों, ये जो लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है. कोई डाउट आपको? अब इसका फंक्शन समझने का प्रयास करते हैं, कैसे ये काम करता है. पहले साइन कन्वेंशन और इस पे एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे. देखिए, किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या बताया मैंने, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द क्लोज्ड सर्किट और मैश. मान लीजिए मैं एक सर्किट ले रहा हूं, मैं एक रफ डायग्राम लेके चल रहे हैं. अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपके, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी समझ, आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. तो एक बार इसे ना मन लगा करके देखिए. ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 और ये R3. ये जो सेल है इसका EMF E1, E2 और ये E3. सपोज कीजिए इस सेल से करंट I1 पास हो रहा है, इधर से I2 पास हो रहा है, इधर से I3 पास हो रहा है. तो ये मैंने एक रफ डायग्राम ले लिया, इसकी नेमिंग कर देता हूँ, A, B, C, D, E, F. ये मैंने नेमिंग कर. अब इसमें मैंने बात की थी हम क्लोज सर्किट या क्लोज्ड मैश लेकर के ही चलेंगे. मींस किरचॉफ सेकंड लॉ केवल क्लोज सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है, ओपन सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो जैसे मैं एक क्लोज सर्किट लूं, नाम दे रहा हूं मैं A, B, C, D, A. देखिए A, B, C, D, A. मींस जहां से चल रहे हैं वापस वहीं तक आना है. तो ये क्या हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज्ड मैश हो गया. अब ये मेरी और आपकी चॉइस रहेगी, मैं क्लॉकवाइज चल सकता हूँ या एंटी क्लॉकवाइज चल सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है. और तो जब चल रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस सही होना चाहिए. जैसे हम चल रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज, A, B, C, D, A, क्लॉकवाइज हो गया ऐसे. तो सबसे पहले हम क्या बात करनी है, साइन कन्वेंशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ध्यान दीजिए साइन कन्वेंशन को. पहला पॉइंट, फॉर IR मींस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए देखिए, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक पॉजिटिव साइन. कैसा साइन लेना है, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव साइन लेना है. जैसे इस वाले फिगर में देखिए,
हम मैथ्स कौन सा लेके चल रहे थे? ABCDA, AB, A से B तक जा रहे हैं, लेकिन करंट कैसे फ्लो कर रहा है? B to A। तो यहाँ पे IR का प्रोडक्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई? एक बार और देखिए, फॉर E, EMF ऑफ द सेल। E के लिए हम क्या बात करेंगे? अगर सर्किट में पहले पॉजिटिव प्लेट आती है, उसके बाद नेगेटिव आती है, मींस ऐसे जा रहे हैं यूं, तो आप कैसा साइन लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ऐसे, तो IR के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव साइन, और सेल के लिए मींस EMF के लिए पॉजिटिव प्लेट से अगर नेगेटिव प्लेट की साइड चल रहे हैं तो कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव से पहले नेगेटिव प्लेट आ गई, फिर उसके बाद पॉजिटिव आ रही है, तो साइन आएगा पॉजिटिव। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ये मान के चलेंगे कि किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस को बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं, मैं इसे हटा दूं, साथ साथ समझ में आ जाएगा। जैसे बात करूं मैं फॉर मैथ्स ABCDA, देखिए प्लीज, हमारे पास फॉर्मूला है समेशन IR इक्वल टू समेशन E। तो मैं A से B तक चल रहा हूं, पहले करंट की बात कर रहा हूं। तो A से B तक है, तो रेजिस्टेंस कितना R1, करंट कितना I1, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस I1 R1। बात समझ में आ गई क्या? माइनस I1 R1। नेक्स्ट देखिए, B और C में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मींस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ? 0। यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ। फिर देखिए C से D में आई, C से D में देख रहे हैं आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन आ गया I2 R2। फिर D से में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप क्या हुआ? 0, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, बराबर का साइन लगा दीजिए, समेशन E। अब फिर A पे आ गए हम, देखिए पहले कौन सी प्लेट आई? पॉजिटिव, तो माइनस साइन, माइनस E1। यहाँ पे कोई बैटरी सोर्स नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कैसा साइन आ गया? पहले नेगेटिव साइन आया, फिर पॉजिटिव, तो प्लस E2। क्वेश्चन समझ में आ गया? इक्वेशन बन गया, इजी है। और देख लीजिए दूसरा मैथ्स लीजिए, फॉर मैथ्स मैं बात करूं DCFED, DCFED, ये वाला मैथ्स, मींस यहां भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखें D से C में हम जा रहे हैं, तो D से C में करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस I2 R2। इस R में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप 0। अगेन यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन में चलने लगे, प्लस I3 R3। यहाँ पे ड्रॉप नहीं, बराबर का साइन आ गया, पहले बैटरी का पॉजिटिव साइन, माइनस E2 प्लस E3। समझ में आ गया क्या? एक इक्वेशन आप सोचिए और कीजिए इसे, फॉर मैथ्स ABFEA, ABFEA। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये वाली आर्म को हम काउंट नहीं कर रहे, मैं हटा देता हूं इसे, जैसे ये। तो क्या बनेगा यहाँ पे? ABFEA। देखिए A से B के माइनस I1 R1, इस R में कोई रेजिस्टेंस नहीं, प्लस यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में अगेन I3 R3 बराबर माइनस E1 प्लस E3। आंसर समझ में आ गया क्या? दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ, मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और इसमें क्या बताया मैंने, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स in the closed circuit is equal to the total EMF of the closed circuit, means summation IR equal to summation E। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेके चलना है, थोड़ा कठिन एग्जाम्पल है और उसे समझने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, करना आपको है। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, किरचॉफ लॉ है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 वोल्ट की बैटरी। मैं नाम दे देता हूं इसका, ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी, और मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूँ। इस सर्किट को आप देखिए, इसमें हम किरचॉफ के दोनों लॉज को अप्लाई करेंगे। तो अब मुझे ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा इसमें कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, मींस इस आर्म में करंट क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, और इस वाली आर्म में क्या करंट है। तो मित्रों सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एनसीईआरटी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता, नहीं दे रखा होता तो कैसे करेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को इसमें अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इससे करंट I1 पास हो रही है, इस बैटरी से, यहां से करंट I1 निकल गई और यहां पर जंक्शन बना। तो जंक्शन, जितनी जंक्शन पे करंट आती है उतनी ही वापस जाती है। तो मान के चले इसमें से करंट पास हो रही है I2, क्लियर हो गया, इधर I2 गई, तो यहां पे कितनी जाएगी, I1 माइनस I2 करंट इस साइड जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये I2 करंट यहां तक आ रही है। अब आप देख रहे हैं सर्किट में ये सेल भी लगा हुआ है, तो यहां से भी करंट ड्रॉन होगी। मान लीजिए यहां से I3 करंट ड्रॉन हो रही है, तो I2 यहां से आ रही थी और I3 यहां से आ रही है, तो जंक्शन पे कितना करंट हो गया इस पे, I2 प्लस I3। तो यहां पे कितना करंट जाएगा, I2 प्लस I3। समझ में आ गया क्या। अब आप देखिए, फिर यहां पर जंक्शन बना और इस वाले सेल से कितनी करंट निकल रही थी, I1। तो ये डेफिनेट है I1 तो इधर निकलेगी, जाएगी वापस। तो इधर कितना बचा, I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर जंक्शन बन गया, I1 माइनस I2 इधर से आ रही है, ये वाली करंट इधर से आ रही है। तो देखो I2 इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल। I1 पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, कैंसिल। तो केवल क्या बचा, I3। तो इस सेल से कितना करंट निकला था, I3, वापस भी कितना आ गया, I3। अगर जितना करंट सेल से ड्रॉन हो रहा है उतना ही उसमें वापस आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। अब इस सर्किट में फिर देखिए, हमारे पास कितने अननोन फिगर हैं, 3, I1, I2 एंड I3। तो 3 अननोन फिगर को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो 3 इक्वेशन के लिए मुझे 3 मैश बनाने पड़ेंगे।
तो इसमें से कोई 3 मैथ्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मान लिया मैंने एक मैथ्स लिया, फॉर मैथ्स ABCA, ये वाला ABCA, ये वाला मैथ्स ले लिया। तो इसकी इक्वेशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? जैसे हमने, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, समेशन IR इक्वल टू समेशन E। इस फॉर्मूला को आप छोड़िए मत, आंसर में कोई गलती नहीं होगी। देखो A से हम B तक जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, IR क्या हो जाएगा 4I2। इसमें कितना रेजिस्टेंस है 2, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्लस 2I2 प्लस I3। अब यहां पे आगे कितना करंट जा रहा है I1, करंट की डायरेक्शन में ही है, प्लस 1 इंटू I1 बराबर E। इस R में कोई बैटरी नहीं है, यहां भी नहीं है, नेगेटिव पहले आ गया, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, प्लस 10। और सोल्व कर लो इसे, 4I2 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 बराबर 10। इक्वेशन बना गया, एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही आप ये दूसरी आर्म ले सकते हैं, फिर एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर तीसरा मैथ्स ये वाला ले सकते हैं। दूसरा मैथ्स कौन सा लेना है, फॉर मैथ्स ACDA, ये वाला ले लीजिए। तीसरा मैथ्स कौन सा लेना है, BEDB, ये यहां से ये 3 मैथ्स लेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे। तीनों को बड़े आराम से आप सॉल्व करेंगे, आपकी समझ में आंसर आ जाएगा। इसे कीजिए और मुझे सॉल्व करके भी भेजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है टाइम, और आप करें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं आए तो फिर मुझे बताना। एक क्वेश्चन और देखिए, आपकी समझ में थोड़ा और आना चाहिए। जैसे मेरे पास एक स्केलन टाइप क्यूब है, और इसके हर आर्म में इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये भी एक एनसीईआरटी का एग्जाम, मैं से सही से प्रयास करता हूं आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा कठिन टॉपिक है, प्रैक्टिस मांगता है ये, लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये 12 रजिस्टर्स हैं। 12 रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ईच आर्म ऑफ द क्यूब स्केलन, और हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल एंड्स ऑफ द सर्किट। डायगोनल एंड्स ये हैं, इन एंड्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। वहां पे R की वैल्यू 1 ले रखी है, मैं इसे R लेके चल रहा हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको ये पता ही नहीं चले कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, तो आप जो है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन एंड्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, वहां पे अपने एज्यूम कर लीजिए एक बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V है, या आप EMF कह सकते हैं, V है। नाम दे देता हूं मैं से ABCDEFGH, और इनमें से KLM ऐसे नाम देते हैं, कोई दिक्कत। अब आप देखिए बैटरी से करंट मान लीजिए I एम्पियर का निकल रहा है, यहां पर जंक्शन बना तो I/3 यहाँ पे जाएगा, I/3 भी यहाँ पे आएगा, I/3 यहाँ पे आएगा। क्यों ऐसा होगा,
क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, रेजिस्टेंस सब सेम है, आर ओम के हैं, तो इक्वल अमाउंट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस करंट 3 टाइम मतलब 1/3 डिवाइड हो जाएगी, I/3 यहाँ पे, I/3 यहाँ पे, I/3 यहाँ पे। फिर देखिए I/3 करंट लेकर के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर जंक्शन बना, रेजिस्टेंस अगेन सेम है, तो कितना हो जाएगा I/6, यहाँ भी I/6, ऐसे ही I/3 यहाँ से गया, I/6 यहाँ पे, I/6 यहाँ पे, फिर I/3 यहाँ से गया, इस आर्म में I/6, यहाँ भी I/6, फिर आगे चले, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया, I/6 इसमें जा रहा है, I/6 यहाँ से जा रहा है, I/3 आ गया, ऐसे यहाँ पे I/6 इस आर्म में जा रहा है, I/6 यहाँ से आ रहा है, तो I/3 यहाँ पे हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सेम I/3 यहाँ पे आ गया, फिर जंक्शन बना, I मिल गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टफ है, मुझे आता है इसलिए मैं थोड़ा इजी हो पा रहा है मेरे से, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। अब क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक ऐसा मैथ देखना है जिसमें बैटरी भी शामिल हो, तो आप कोई भी मैथ ले सकते हैं, ABCFKLMA, आप ऐसे भी जा सकते हैं AHGFKLMA। तो देखिए मैं कहूँ फॉर मैथ्स ABCFKLMA, ये वाला मैथ्स ले लिया मैंने पूरा, यहाँ से यहाँ। तो मेरे पास फॉर्मूला सेम है, समेशन IR इक्वल टू समेशन E, तो इसको अप्लाई करते हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, क्या आ जाएगा I/3 इंटू R प्लस I/6 इंटू R प्लस I/3 इंटू R प्लस, यहाँ पर पहुँच गए, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, वापस आ गए, बराबर किसके बराबर आ गए, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं थी, B, नेगेटिव से पॉजिटिव B। सॉल्व करें इसे तो ये आ गया 5/6 IR इक्वल टू B। मित्रों B इक्वल टू क्या होता है IR, मान लीजिए टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है R डैश है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ B की जगह पे, तो इसको मैं लिख दूंगा 5/6 IR इक्वल टू R डैश, I से I कैंसिल, तो क्या बचा R डैश इक्वल टू कितना आ गया 5/6 R, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 5/6 R। कौन सी कंडीशन में आया है, बिटवीन पॉइंट डायगोनल एंड्स, अगर बैटरी में यहाँ पे लगाता तो कुछ और आता, तो अलग अलग पोजीशंस पर रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। ओके, तो ये था मित्रों किरचॉफ्स लॉ, आप इस पर कई सारी प्रॉब्लम्स करने का प्रयास करें, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।